नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चैप्टर जो 7A है, 105A से 105L तक जो है, जो बाद में इंसर्ट किया गया था, स्टार्टिंग में नहीं था, आज उसको देख लेते हैं। ये जुडिशरी के पर्पज़ से बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 1988 में जो अमेंडमेंट जो आया था इसमें, उस अमेंडमेंट के तहत ये ऐड किया गया था। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट का टाइम देंगे। इसको हमने इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसको बड़ा इजीली हम कवर करेंगे, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो चैप्टर जो 7 है वो रेसिकल अरेंजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो 105 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन इसमें 5 डेफिनेशन दे रखी है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की दे रखी है, आइडेंटिफाइंग की दे रखी है, प्रोसीड ऑफ क्राइम की दे रखी है, प्रॉपर्टी और ट्रेसिंग की दे रखी है। अब मैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की अगर बात करूं तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मानी एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द विच अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री थ्रू द ट्रीटी और अदरवाइज। अब कोई भी स्टेट और कोई भी गवर्नमेंट है जो आउटसाइड है इंडिया से, ठीक है, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रीटी कर रखी है कि वो तो वो सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होंगे। सिर्फ इतना समझिए आप, जिनके साथ ट्रीटी है इंडियन गवर्नमेंट की, जैसे पाकिस्तान के है तो वो इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में काउंट होंगे। आइडेंटिफाइंग की मैं बात करूँ तो आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रूफ और दैट द प्रॉपर्टी वाज ड्राइव फ्रॉम और यूज द कमीशन ऑफ ऑफेंस। आइडेंटिफाइंग की बात करूँ तो ये आइडेंटिफाइंग में वही वो प्रूफ है सिर्फ कि जो कमीशन जो प्रॉपर्टी है उसको कमीशन ऑफ ऑफेंस में यानी उसको क्राइम में यूज़ किया गया है, और डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी में उसको यूज़ कर रखा है। प्रॉपर्टी में आ जाता है, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी, टेंजिबल इंटेंजिबल भी हो सकती है, ठीक है। और ट्रेसिंग में आ गया डिटरमाइनिंग नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और टाइटल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ये ट्रेसिंग में आ गया, ठीक है। अब 105B में बिना किसी देरी के आ जाते हैं। इसमें है असिस्टेंट इन सिक्योरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। 105B में है असिस्टेंट इन सिक्योरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनस। तो आप इसमें देखिए, वेयर एवर एनी कोर्ट इन इंडिया हैज़ टू इश्यू वारंट टू अरेस्ट एनी पर्सन देन इट शैल बी 2 कॉपीज एंड गिवन थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सिमिलरली वेयर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज टू बी डन देन थ्रू ऑफिसर समन एंड वारंट इन 2 कॉपीज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 कॉपी देगा आप, अगर वो समन हो या वारंट जिसका भी हो, जिसकी भी कॉपी हो, सेम। तो if court in India obtains the arrest warrant then it shall execute as it is done by any court in India. Similarly, if any person is arrested then the person shall be sent to the contracting state central government court can impose। तो इसमें सिंपल सा यही है कि ये जो मैंने डेफिनेशन दी, इनके तहत कोई काम होता है, जैसे कि उसको बाहर अरेस्ट करना है, तो वो एक इनका क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होता है, एक ट्रीटी होती है, एक एग्रीमेंट होता है। उसके हिसाब से दोनों स्टेट, दोनों कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट रखती हैं और उस हिसाब से असिस्ट करती है। जैसे कि नोटिस सेल बी सेंट टू द कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट टू द स्टेट वर वारंट, और जिस स्टेट के लिए आपने वारंट जारी किया है, सम्मन जारी किया है कि एग्जीक्यूट होना है, तो आप उसके लिए नोटिस देंगे। तो एनी पर्सन इज अरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कोई भी पर्सन बाहर आउटसाइड मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में अरेस्ट होता है तो उसको आप इंडिया भेजेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कंडीशन अप्लाई करेगा। जैसे कि मैं बात करूँ तो आप इसमें विजय माल्या का ले सकते हो कि विजय माल्या को वहाँ पे तो ये देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की डेफिनेशन में वो आता है कि नहीं, इंग्लैंड आता है, और वहाँ पे उसको अरेस्ट किया जाता है, तो उसको इंडिया में अगर उसने ऑफेंस किया तो हम उसको इंडिया में भेजेंगे। ये सब अरेंजमेंट है जो वो 105B के अंदर दिए गए हैं। अब 105C की मैं अगर बात करें तो इसमें ये है असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर और अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है, फॉरफीट की गई है, और जो ऑर्डर है उसको असिस्ट करेगा कॉन्ट्रैक्टिंग जो स्टेट है। तो एनी कोर्ट इन इंडिया विच हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑफेंस देन इट कैन बी अटैच एंड एफर्ड। उसको जब भी किसी भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ऑफेंस, जो क्रिमिनल जो ऑफेंस है उसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई है, तो उसको अटैच करे और फॉरफिट करे। और कॉन्ट्रैक्टिंग जो स्टेट है, मतलब जो दूसरा स्टेट है, उसको लेटर करे, उसको रिक्वेस्ट लेटर भेजे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। सेम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो सेंड लेटर द रिक्वेस्ट, ठीक है। ये D से L के बारे में इसमें ये अप्लाई होंगे इस पर, सेक्शन 105D से 105L। 105D में क्या है, आइडेंटिफाइंग द अनलॉफुल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। आइडेंटिफाई करें कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो अनलॉफुल तरीके से एक्वायर्ड की गई है, ठीक है, सिर्फ इसमें इतना सा है।
और उसको क्या कर, तो ये कौन करेगा, ये पुलिस ऑफिसर करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI। अब 105E में देखिए आप, तो वेयर एवर सच ऑफिसर इज कंडक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ही हैज़ रीजन टू बिलीव देन ही सेल फॉरफिट द प्रॉपर्टी इट इज़ प्रोसीड फॉर क्राइम, तो वो उसको फॉरफिट कर लेगा, SI से नीचे का रैंक का नहीं होगा। सच ऑर्डर शैल बी कन्फर्म बाय द कोर्ट विद इन, और 30 दिन के अंदर कोर्ट के द्वारा वो ऑर्डर को कन्फाइन कर दिया जाएगा। इफ़ नो कन्फर्मेशन विद इन 30 days देन अटैचमेंट सेट असाइड, जो ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने अटैचमेंट किया है प्रॉपर्टी का, वो फिर ऑर्डर सेट असाइड हो जाएगा, कोर्ट कन्फर्मेशन नहीं देता है तो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए आप 105F में आ जाइए, तो वेयर और कोर्ट इज सेटिस्फाइड देन द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द DM, मैनेजमेंट उसका कौन करेगा, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी को उसका एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। अब 105G में देखिए, इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड देन द प्रॉपर्टी इज प्रोसीड ऑफ क्राइम देन कोर्ट शैल गिव नोटिस टू द पर्सन विद इन 30 days दैट गिव रिप्लाई दैट वाई द प्रॉपर्टी इज नॉट बी अटैच, सो कोज नोटिस, जिसको सो कोज नोटिस बोलते हैं। पुलिस ऑफिसर सो कोज नोटिस जारी कर सकते हैं, कैसे कि अगर वो प्रॉपर्टी आपको लगता है पुलिस ऑफिसर को कि क्राइम में इन्वॉल्व हुई है, अगर वो नहीं हुई और उसको अटैच ना करे तो उसका आप रिप्लाई 30 days के अंदर अंदर आप उसका रिप्लाई दे जिसकी वो प्रॉपर्टी है, वरना नहीं तो उसको फिर अटैच कर लिया जाएगा, ठीक है। अब कोर्ट शैल गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, अब बिल्कुल ठीक बात है, पर्सन वो अपीयर हो रहा है 30 दिन के अंदर रिप्लाई दे रहा है, उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसका भी ये एक प्रिंसिपल है कि सबको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए सुनने की। अगर पर्सन नहीं आता तो फिर एक्स पार्टी ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा और अटैच कर ली जाएगी प्रॉपर्टी। और ये पर्सन देन ही शैल बी हियर्ड आफ्टर हियरिंग प्रॉपर्टी कैन बी होली और पार्शली कंसिडर्ड प्रोसीड ऑफ क्राइम एंड इट कैन बी फॉरफिचर्ड एंड गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इंक्लूड द शेयर ऑफ कंपनी। अब इसमें ये होगा कि अब अगर वो अपना रिप्लाई देता है, उसको सुनने के बाद भी कोर्ट जारी कर सकता है कि पूरी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को जो क्राइम में इन्वॉल्व है उसको फॉरफिट करने का या उसको अटैच करने का। और वो अटैच की वो किसको मिलेगी, वो जो प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैं बात करूँ तो ये कई जो ज़मीनी मैटर होते हैं उनमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि ज़बरदस्ती ज़मीन वगैरह ली गई, तो वो सिर्फ सीधी सीधी फिर आप इसके हवाले सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले कर दी जाएगी, और इसमें कंपनी के जो शेयर्स है वो भी इंक्लूड होते हैं। अब सेक्शन 105I में देख लिए, तो वेयर ऑफ फॉरफिटेड ऑफ प्रॉपर्टी देन इट इज़ एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन दैट द पेइंग मार्केट प्राइस टू द प्रॉपर्टी गेट प्रॉपर्टी रिलीज। अब उस प्रॉपर्टी चाहिए तो मार्केट में जो प्राइस है उसका उसके हिसाब से उस प्रॉपर्टी का प्राइस पे करे और प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा। अब इफ आफ्टर नोटिस पर्सन ट्रांसफर प्रॉपर्टी देन सच ट्रांसफर शैल बी नल एंड वॉइड। अगर सो कोज नोटिस जारी हो गया और आपसे पूछेगा कि ये प्रॉपर्टी किसी क्राइम में इन्वॉल्व है और आप इस प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं बात करूँ गाड़ी, आपके पास में गाड़ी है, आपके पास में कोई भी होंडा सिटी है मान लीजिए, बोलेरो गाड़ी है, और बोलेरो गाड़ी को आपने यूज़ कर रखा है किसी क्राइम में, सो कोज नोटिस जारी कर दिया कि इसको अटैच किया जाएगा, नहीं किया जाए तो आप रिप्लाई करें, और आप चाहते हैं उसको आप बेच दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो वो ट्रांसफ़र नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो वो यही कई बार अक्सर ऐसा होता है कि किसी केस में कोई गाड़ी इन्वॉल्व हो, उस पर ऑलरेडी केस चल रहा है और आप गाड़ी को बेचना चाहे और बेच देते, वो इलीगल माना जाएगा, वो बिल्कुल नल एंड वॉइड रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ट्रांसफ़र इलीगल रहेगा। अब आज 105 के में वेयर और एनी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर द वारंट और समन इज ऑब्टेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट देन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई द मैनर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जारी करती है मान लीजिए जो भी चीज़, तो उसमें क्या है, उसमें आपको तो ये जो सब कुछ उसमें मेंशन करेंगे ना। तो एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और सम्मन और वारंट रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म एंड एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सम्मन और वारंट तो टू बी ट्रांसमिटेड टू द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट अंडर द चैप्टर शैल बी ट्रांसमिटेड। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वो उसको मिलता है वो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेट को सेंड कर देगी उस लेटर को, ठीक है। और सेंड टू कंसर्न कोर्ट इन इंडिया इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई नहीं, अपने बिहाफ पे नोटिफाई उसको करेगी और अपने बिहाफ पे उसको भेज देगी। अब आपका बचता है 105 तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इशू द नोटिफिकेशन इन गजट कंडीशन क्वालिफिकेशन और एक्सेप्शन। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो एक नोटिफिकेशन इशू कर रही है किसके थ्रू, ऑफिशियल गजट के थ्रू। तो डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर इन रिलेशन टू कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेट
with which reciprocal arrangement have been made shall be subject to such condition, exception और qualification as are specified in the said notification। उस नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशंस, कंडीशंस और जो एक्सेप्शंस होंगी वो सब मेंशन होंगी। तो ये आपका ख़त्म होता है चैप्टर 7A। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 8 जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा।